धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। भाई और बहनों, ये आज का जो मीटिंग है वो बहुत ऐतिहासिक है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि किसानों का आत्महत्या ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है, जिसके बारे में संवेदनशीलता हमने खो दी है समाज में, राजकारणी लोगों ने, सत्ताधारियों ने, विरोधी पक्ष ने। तो इसके ऊपर चर्चा मंथन होके वाद विवाद वेलकम है, क्योंकि ये कृषि प्रश्न जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसको सिंगल सॉल्यूशन इज़ नॉट सफिशिएंट। और वी कैन नॉट वेट कि ये सॉल्यूशन लगाया फिर ये वेट करेंगे, फिर ये सॉल्यूशन लगाया फिर वेट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो इट रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। सो सब तरफ से अपने को जो पॉसिबल है वो सब करना चाहिए, सो दैट ये प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर सकेंगे। अभी वोरे साहब ने जो लिस्ट दिया है उसमें इतने सारे पॉइंट कवर किए हैं, उन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच देने का कोशिश किया है, लेकिन टाइम के अभाव के लिए मैं एक ही विषय पे बात करता हूँ कि जो बेसिक रीज़न है कि शेतकरी आत्महत्या क्यों करता है, वो लोग मिसगाइड करते हैं कि नापी की ऐसा रीज़न लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन उसका कारण कर्ज हो सकता है भैया। उसका कारण क्या है, तो शेतमाल के उसको भाव नहीं मिलते, ये कारण है। तो शेतमाल के भाव क्यों नहीं मिलते, उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत बार अपना ये बारे में डिस्कशन जब होता है तब हम शुरू में बात करते हैं हमी भाव की। तो लेट अस डिस्कस ऑन अबाउट द हमी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो सरकार जो जाहिर करता है या उसके शुरू से कैसे उसमें खामियां है वो पहले समझा के लेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या खामियां है और अलग अलग विचारधाराओं के उसके बारे में क्या सोच है, और फाइनली अपने डिमांड क्या होना चाहिए इसके बारे में सोचेंगे। और मैं और दो नया संकल्पना जोड़ना चाहता हूँ जो मैं बहुत दिन से पाठ पुराव कर रहा हूँ, उसका फॉलोअप कर रहा हूँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं शॉर्ट में रिव्यू लेता हूँ, टाइम कम है इसलिए, कि ये अपना जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो निकालने के लिए वो सैम्पलिंग बेसिस पे किसानों को चुना जाता है, और उसमें से जो डाटा कलेक्ट करके सब यूनिवर्सिटी जो है अपने 4 यूनिवर्सिटी और राहुरी कृषि विद्यापीठ को बेचते हैं। लेकिन ये जो है वो बहुत पुराना एक फॉर्मेट है जो कृषि मूल्य आयोग ने बनाया है, और उसको हम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बोलते हैं। तो वो फॉर्मेट में कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो फॉर्मेट फिक्स है, और कितने साल पुराना है मुझे पता नहीं। लेकिन ये शुरू इससे होता है कि उसमें खेत मजदूर की मजूरी जो है, उसके खत है, बियाने है, जो इनपुट खर्च है, निविष्ठा जिसको बोलते हैं, उसका रियल प्राइसेस पकड़ते नहीं उसमें, और सिर्फ प्रोडक्शन का पकड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे प्राइसेस रहते हैं, आड़त है, ट्रांसपोर्ट है, हमाली है, बहुत सारे GST भी अभी लगा है, उपकार से, मोदी सरकार के उपकार से GST भी अभी लगा है, जो GST ऑन पेपर में रहता है कि, लेकिन वो खरीदार अपने से वसूल कर लेता है अनऑफिशियली, क्योंकि उसको देना पड़ता है वो। और वो GST का किसान ये भी नहीं कर सकता, रिटर्न भी मांग नहीं सकता, वो अलग सब्जेक्ट है, सॉरी फॉर द डाइवर्शन। तो ये सब डाटा इकट्ठा करके अभी राज्य को गया, राज्य में सब तज्ञ बैठते हैं और वो केंद्र को भेजते हैं। ऐसा हर राज्य में से डाटा ऊपर जाता है, केंद्र में जाता है, फिर केंद्र में जाने के बाद उधर भी बहुत सारे मिनिस्टर बैठे हैं फाइनल MSP डिक्लेयर करने के लिए। अभी राज्यों का सब डाटा आ गया है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री लोग अपने अपने हित संबंध संभालते हैं। फॉर एग्जांपल गृह खाते को लगता है कि ग्राहक ने बॉम्ब नहीं मारना चाहिए तो प्राइस दबाओ, अर्थ खाते को लगता है कि भैया इन्फ्लेशन रेट कम होना चाहिए, प्राइस दबाओ, और इंडस्ट्री लोगों को लगता है कि भैया मेरे को इनपुट रॉ मटेरियल प्राइस बहुत सस्ता चाहिए, प्राइस दबाओ। तो ये जो सब झमेला है उसका रिजल्ट क्या होता है कि इट इज़ नॉट ए इकोनॉमिकल डिसीजन, इट इज़ ए टोटली पॉलिटिकल डिसीजन, एंड इट इज़ नॉट ए स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट किया। ऑफ कोर्स उसमें बताते समय ऐसा बताते हो कि ये जब सब डाटा आता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कितना हुआ, कंजम्पशन कितना है, फॉरेन का रेट क्या चल रहा है, आइबोर का परिस्थिति क्या है, डिमांड सप्लाई का क्या सिचुएशन है, ऐसा देख के हम करते हैं, ऐसा वो बर्ताव करते हैं। लेकिन ये जो प्राइस इतना कम डिक्लेयर करते हैं कि बहुत ही कम डिक्लेयर करते हैं, तो दिस इज, एंड जितना किसानों का तोटा है इज इक्वल टू इक्वेशन है, वो सीधा इक्वेशन है, उतना बाकी लोगों का फायदा होता है। तो ये बहुत सालों से हम सहन करते आ रहे हैं। अभी इसमें देखिए आप,
हर एक राज्य का जो सिंचन व्यवस्था अलग है, कृषि प्रक्रिया उद्योग अलग अलग है। और फॉर एग्जांपल पंजाब में 97% सिंचन व्यवस्था है और अपने महाराष्ट्र में 17.8% सिंचन व्यवस्था है। 10 साल से सब प्रकल्प ठप्प पड़े हैं, वो अलग सब्जेक्ट फिर से। तो हवामान अनुकूलता अलग अलग है। उधर का अगर गेहूं का खर्चा निकाला तो वो अलग आएगा, महाराष्ट्र का गेहूं का खर्चा निकाला, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो वो अलग आएगा। तो इतना सारे वेरिएशन है। तो मैं आगे बताऊंगा कि जिला में भी आपने जो महाराष्ट्र में उत्पादकता जाहिर करते हैं उसमें कितना फर्क है, जिला जिला में इतना फर्क है तो राज्य में कितना फर्क रहेगा। तो एवरेजिंग आउट करके जो फाइनल डिक्लेयर करते हैं, कभी पंजाब के सरकार को फायदा, खेतों किसानों को फायदा होता है, लेकिन महाराष्ट्र किसानों को तोटा हो जाता है। सबसे बड़ी और एक बात है कि राज्य ये सब कंपाइल करके जब भेजता है कि इतना डिक्लेयर करो, तो केंद्र सरकार जब फाइनल डिक्लेयर करता है उसमें 23% टू 52% कम डिक्लेयर करता है। यानी हम मांग कर रहे हैं 50% स्वामीनाथन अहवाल के अकॉर्डिंगली बढ़ाओ, वो तो बाजू में रह गया। लेकिन राज्य जो उनको बताता है उससे वो 50% कम डिक्लेयर करते हैं। उसका 10 साल का डाटा अपने पास है, ये सब 10 साल का डाटा है ये पूरा। और पोरे साहब ने उसका कैलकुलेशन भी किया है कि इसके वजह से किसानों का कितने लाखों का ये नुकसान हो गया है, वो भी पोरे साहब ने निकाला है। तो शुरुआत ये हो गई। बाद में 2006 से स्वामीनाथन अहवाल का रिपोर्ट आया है। 20 साल हो गए, उनको शर्म लगना चाहिए कि वो उधर कपाट में पड़ा है और इधर 8वां आयोग 7वां आयोग चलता है। तो अपनी एक मांग ऐसी होनी चाहिए कि पहले स्वामीनाथन आयोग और बाद में ही 8वां आयोग, एक अपनी वन ऑफ द डिमांड्स अपना ये रहना चाहिए। और उसको स्वामीनाथन को करते समय बुलाते अपने किसानों को, वो बोलते कि स्वामीनाथन अहवाल किया, क्योंकि आत्महत्या जब बड़े थे उस टाइम ये स्वामीनाथन अहवाल आया, लेकिन उसको लीगल राइट नहीं दिया, वैधता ने। जैसे वेतन आयोग को जो वैधानिक आयोग है उसने सिफारिश किया तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है लीगली सरकार को, वैसा इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जस्ट कंसल्टेंसी जैसा है कि तू बताएगा मैं इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, मैं सोचूंगा। अभी कम आते हैं कि अमल बजाने में क्या क्या तकलीफ है, वो तो आप सब भुगतते हैं, लेकिन मैं रिफ्रेश करने के लिए शॉर्ट में ये दोहराता हूँ कि वैसे तो अपने 109 कृषि उत्पादन है अपने, लेकिन हमी जो सिर्फ 23 पिकों का ही होता है जाहिर। उसमें से 14 खरीफ है, 6 रबी है और 30 शुगर केन जैसे नॉन सीजनल पिक है। तो ओनली 23 होता है, तो 109 माइनस 23, बाकी पिकों का क्या कुछ नहीं है। तो और दूसरा एक शांता कुमार समिति का एक अहवाल आया था, उसमें उसने लिखा था कि 2015 में उसमें लिखा था कि ओनली 6% जो माल है किसानों का वो सरकार खरीदी करती है। तो फिर बाकी 94% किसानों को दूसरी तरफ बेचना पड़ता है, इधर APMC में या फिर व्यापारी को। और ये भी बहुत बुरा हाल हमने देखा है कि 2-2, 3-3 दिन क्यू में हम मुक्काम किया है। कापूस मॉइस्चर कंटेंट की वजह से रिजेक्ट होता है या तो खड़े। और इसका एक ये है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड निकष दिए है, उसमें ऑलमोस्ट उसको ये बोलते हैं फेयर एवरेज क्वालिटी, उसमें 10 किचकट ये दिए। तो किधर जैसे RTO किधर भी अपने गए तो पकड़ेगा, वैसा वो जो ग्रेडर है वहाँ हम जाते हैं जब हमीबाग केंद्र में, एक तो हमीबाग केंद्र चालू करने को आंदोलन करना पड़ता है अपने को पहली बार, और बाद में जब अपना माल खत्म होता है तो केंद्र धीरे धीरे चालू करते हैं। और ये FAQ का लफड़ा ऐसा है कि 2 दिन मैंने लाइन में रहा और वहाँ जाने के बाद ग्रेडर नहीं रहता है, वो ग्रेडर ऐसा घूमते रहता है सब तरफ, ग्रेडर का शॉर्टेज है। फिर वो हमीबाग नहीं बोल के वो ग्रेडर रिजेक्ट करता है, तो वापस जाके व्यापारी को बेचने का, फिर व्यापारी जाके फिर से वही माल APMC में इसमें बेचता है व्यापारी को। तो ये रैकेट है। और शासन को भी इतना अभी तो इतना मेरे को ये आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो 5 साल पहले आया था बारदान ने, इसलिए हमीबाग केंद्र बंद हो गया, वो भी प्रॉब्लम आज भी रिपीट हो रहा है। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो बारदाने नहीं, सुतरी नहीं, गोदाम नहीं, नियोजन गलत हो गया ऐसा रीज़न देते हैं और इधर किसान मर रहा है बेचारा। और उसके ऊपर कार उसका क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं, हमारा पैसा है, हमने कर्जा लेके उत्पन्न किया है, वो उसका जो बिल है, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ो तुम कि नाफेड के 500 कोटी बाकी है, तूर के हरभरे के 687 कोटी बाकी है। इनको जीरो पेंडेंसी पॉलिसी क्यों नहीं, इनका जीरो पेंडेंसी पॉलिसी क्यों नहीं इनका?
इधर FRP को जैसा मिला नहीं तो 14 दिन का इंटरेस्ट लगता है, वैसा इनका 6-6, 7-7 महीने पैसा नहीं मिलता है किसानों का। तो ये भी शर्म की बात है। और जब ये खरीदी क्यों करते हैं, अपने पे उपकार नहीं करते हुए, इनका क्या करना है कि वो ये जो है 80 लाख कोटी का जनता को बेच देते हैं अन्न सुरक्षा कायदे के अंतर्गत, उसके लिए वो खरीदी करते हैं। उनका माल का कोटा अगर खत्म हो गया, पुराना कोटा और नया कोटा, तो ऊपर से आता है कि खरीदी केंद्र बंद कर दो। और किसानों को समझते हैं ना, अरे अचानक कैसे क्या बंद हो गया। ये अपने लिए नहीं चालू है, ये अपने नाम पे अपना जो अनाज है वो खरीदी करके वो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के स्टोर में स्टोर करते हैं। और वो कभी भी है ना, जब हम अपना माल बाजार में लेके जाते हैं तब सरकार अगर ज़्यादा स्टॉक हो गया तो बाजार में ये करता है, डाल देता है। यानी सरकार इज ऑल्सो आवर कॉम्पिटिटर। सरकार भी अपना एक व्यापारी जैसा काम कर रहा है कि भैया मैं भी इसमें डालता हूँ। और अगर माल खराब हो गया, सड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो अभी एक नया गिराहक मिल गया है। इथेनॉल बनाने के लिए सब वो डैमेज फूड है ना, उनको मिलता है। और ये ऐसा करने की वजह से और अपने दाम नीचे गिर जाते हैं। तो अभी मैं ज़रा फास्ट जा रहा हूँ। हाँ, अभी ये कृषि मूल्य आयोग में ऐसा है कि आंदोलन, शेतकरी आंदोलन के लोग, किसान, उसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं रहता है। तो वैसा देखा गया तो ये जो जाहिर करते हैं वो तो इलीगल है। और उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि ज़्यादा क्लिष्ट विषय है समझाने के लिए। वो A2 बोल के एक है, C2 बोल के एक है, और एक A2+FL बोल के है। तो स्वामीनाथन ने बोला था कि C2 पे 50% चाहिए, लेकिन ये लोग है ना A2 पे FL पे 50% दिखा के मिसगाइड करते हैं। 2014 में तो उन्होंने बताया कि भाई हम 50% का स्वामीनाथन लागू करेंगे। बाद में इलेक्शन जीत गए। बाद में उन्होंने जाहिर किया कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके जाहिर प्रतिज्ञा पत्र में लिख के दिया कि ये इकोनॉमिकल डिस्टर्ब हो जाएगा, हम जाहिर नहीं कर सकते। बाद में दूसरा इलेक्शन आया, फिर से जाहिर किया कि डंका पिटा के हमने 50% दे दिया, 50% दे दिया, लेकिन वो इस पे नहीं दिया था उन्होंने, C2 पे नहीं दिया। सब हम कैलकुलेट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन किसानों को जो गरीब है उसको समझते ही नहीं कि भाई ये C2 क्या है, A2 क्या है, और वो एक्सप्लेन करने का अभी टाइम नहीं है। और जो पेरिशेबल फूड, ये जो प्रोडक्ट्स है अपने, फल है, ये है, भाजीपाला है, वेजिटेबल्स है, दूध है, वो तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन स्वामीनाथन ने ये भी कहा था कि मूल्यता स्थिरता निधि की भी अमल बयानी करो, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता है। आज मेरा कोथिंबीर 500 रुपये जुड़ी होता है, दूसरे दिन मैं फेंक के जाता हूँ। तो ये जो वेरिएशन है उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, ऐसा एक डायरेक्टिव था स्वामीनाथन का, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अभी आते हैं APMC मार्केट के बारे में। और APMC मार्केट में जो है अपने को ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी मैं फॉरेन को जाके भी बेच सकता हूँ, लेकिन अपना जो लॉ है वो ऐसा बताता है कि APMC मार्केट में जाके बेचना चाहिए, बराबर है। अभी APMC वैसा देखा गया तो 70% माल जो है वो हम बाहर बेचते हैं। किसान जब क्या करते हैं, बाहर जाके व्यापारी को बेचते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी जो है इनका APMC ये इसका, तो 30% माल जो है वो उधर जाते हैं। लेकिन एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, वो जो लासलगांव जो है वहाँ जग में, वर्ल्ड में का जितना ट्रांजैक्शन होता है वहाँ 10% वहाँ होता है, लेकिन वो परिसर में 25,000 किसान है और व्यापारी 27 ओनली। तो इतना कॉन्ट्रैक्ट वो तो डिक्टेट करेगा ही ना, वो तो डिक्टेट करेगा कितना चाहिए वो। और दूसरा एक बात है, दिस इज रिलेटेड टू द हमीबाव कायदे से रिलेटेड है कि महाराष्ट्र का जो कृषि पणन उत्पन्न जो अधिनियम है 1963 का, उसमें क्लियर कट लिखा है क्लॉज नंबर 32 घी में कि अगर हमीबाव से कम खरीदी किया APMC मार्केट में, मंडी में, तो उसको सजा है या इलीगल है वो। लेकिन आज तक मैंने देखा है गेले 25-30 साल से या ऐसा हिस्ट्री में कभी कोई व्यापारी पे एक्शन हुआ, उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, ऐसा कभी देखा नहीं। क्योंकि वो क्या करते हैं, फॉर्म लेते हैं, साइन लेते हैं कि मेरा माल खराब है इसलिए मैं कम कीमत में बेच रहा हूँ, तो ऐसा हो जाता है। अभी है ना प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मर्यादा है। अभी अपने महाराष्ट्र में 34 जिले हैं ना, तो उधर हर एक केस में ना वो, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पुराना डाटा है ऑफकोर्स ये, कि नागपुर और जालना में 50 क्विंटल का लिमिट था उत्पादकता, यानी कितना प्रोड्यूस करता है वो अक्षित, और वो दो जिले में 1.5 क्विंटल था, यानी 10 टाइम्स फर्क है ये जिले में और ये जिले में।
और उसके ऊपर खरीदी नहीं करते वो। सपोज मेरा 50 क्विंटल का माल है 2 एकड़ का, वहाँ जाने के बाद वो जैसे ये एज पर दिस लिमिट दे विल परचेस ओनली सपोज 34 क्विंटल, तो बाकी 17 क्विंटल मैं वापस लेके जाऊँ क्या? वो ट्रांसपोर्ट का टेम्पो का भाड़ा मैं भरूँ क्या फिर से दूसरी तरफ जाने के लिए? तो ये उत्पादकता क्यों लगाया? ये इंटेंशन इज नॉट गुड कि मैं गया मेरा पूरा माल लिया, ऐसा इंटेंशन इज नॉट गुड। अभी दिल्ली में आंदोलन चला था, उसमें वो सरकार ने 3 कायदे वापस लिए और आश्वासन दिया था कि हम हमी भाव कायदा करेंगे। तो हमी भाव कायदा करेंगे बोला था, लेकिन फिर से करा नहीं। तो इसीलिए जगजीत सिंह डल्ला ने 134 दिन उपवास भी किया था, उपोषण भी किया था, अनशन। और ये अभी भी मांग चल रहा है उनका। तो ये भी वादग्रस्त अब क्वेश्चन है कि हमी भाव कायदा करना जरूरी है या नहीं है, उसके ऊपर चर्चा मंथन होना चाहिए। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सपोज हमी भाव कायदा किया, अभी ये व्यापारी है सपोज, और सरकार की कृषि विद्रोही धोरण के कारण माल का कीमत कम हो गया, तो व्यापारी क्या बोलेगा? मैं तुरंत में जाने के बजाय मैं माल लेता हूँ शेतकरी से, नहीं लेता हूँ, उसके बंधन नहीं ना माल लेने का, तो उन्होंने नहीं लेगा, तो किसानों का माल पड़े रहेगा। ऐसा एक प्रवाद है विचार का, वो ढूंढेंगे कैसा सोल्यूशन निकालने का वो। लेकिन हमारे तरफ और एक एग्जाम्पल है कि अपना जो शुगर एक्ट जो है 1966 का, उसमें FRP का कायदा है, तो FRP का अपने को मिलता है, सब FRP का पैसा लीगल प्रोटेक्शन की वजह से मिलता है। वो भी एक एग्जाम्पल अपने सामने है। तो उसके बारे में सोचेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि इसका कायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी मैं नए पॉइंट पे आता। हाँ, भावांतर योजना एक है, मध्य प्रदेश में लागू की थी, वो भी एक सोल्यूशन, प्रोबेबल सोल्यूशन अच्छा है कि हमी भाव केंद्र में मैं गया और सपोज 3,000-4,000 रेट है, लेकिन मैंने 2,500 को बेचा, तो जो डिफरेंस है वो किसानों के बैंक में डायरेक्ट सरकार जमा करेगी। तो ये एक कायदा है, भावांतर योजना कायदा बोलते। क्योंकि मैंने अभी देखा ना, तो मेरा यह कहना था कि एक तो तुम राज्य को कृषि मूल्य दर्जा दे दीजिए, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग है, वो राज्य का अलग है, वो राज्य का अलग है। कुछ राज्यों ने बोनस देने का प्रयास भी किया अपने किसानों को, केरल वगैरह जैसे लोगों को, लेकिन सरकार ने फिर से उनको नोटिस भेजा कि बोनस देने का नहीं, जैसा हमी भाव है उतना ही डिक्लेयर करने का, क्योंकि ऐसा भी है। तो कहने का मतलब क्या था मेरा कि ये जो है ना डिफरेंस हमी भाव, उसके बारे में भी सोचेंगे कि ये जो एक तो तुम सहायता दे दो महाराष्ट्र को, उसके राज्य को कीमत डिसाइड करने का, MSP डिक्लेयर करने का केंद्र को नहीं चाहिए, और फिर जो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंगली वो दे देगा माल उसके किसानों को, और उसका हित संबंध ये करेगा और वोट भी पाएगा। फिर अभी मैं नए पॉइंट पे आता हूँ, 2 पॉइंट्स है मेरे, कि ये मेरा नया पॉइंट है कि मूल्य वृद्धि नफे पे शेतकरी का हिस्सा, यानी जो वैल्यू एडिशन होता है उसके ऊपर अपना हक है। अगर मैंने कपास दिया ही नहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो शर्ट कैसे बेचेगा? तो उसका जो नफ़ा है उसके ऊपर हमको भी कुछ तो प्रॉफिट के मार्जिन मिलना चाहिए। उसके ऊपर मेरा अलग आर्टिकल है, मैं सिर्फ ऐसा बात के नहीं रुकता है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना उसके माइन्यूट डिटेल में मैं गया है, तो ये एक है। तो ये एक तो बहुत गेम चेंजर है कृषि क्षेत्र के लिए, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो राज्य सत्ताओं की। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, दूध के ऊपर 25 के ऊपर प्रोडक्ट बनते हैं और उनका 450% प्रॉफिट जा रहा है। वैसे ही मैं बताता हूँ आपको, कापूस 60 to 100 रुपीज़ प्रति क्विंटल है, प्रति किलो है, लेकिन ड्रेस जो बनता है वो 9,500 रुपीज़ किलो है। सरकी का जो नफ़ा है ऑयल इंडस्ट्री का वो अलग है। तंबाकू 40 to 55 रुपीज़ किलो है, लेकिन उससे जो सिगरेट बनता है वो 6,000 रुपीज़ किलो है। और साकर जो रहता है गोली में, मेडिसिन के गोली में, वो कुछ ग्राम लगता है, इतना सा साकर है 31-32 रुपये, लेकिन गोली इतना सा गोली 15 रुपये को आता है। और कैडबरी में अपना रहता है 15.2 ग्राम, कैडबरी में 61% साखर रहता है। साखर का भाव देखो अपना और कैडबरी का देखो, उसका जो प्रॉफिट है 36% है, 36 टाइम्स, सॉरी मीन्स 3600 टाइम्स %। तो यही प्रॉब्लम सोयाबीन, चहा, मका, अपने डाळ, सब द्राक्ष, औषधी वनस्पति, फळे या सगळ्यासाठी आहे। तो ये जो अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री सबको ये अप्लीकेबल कर सकते। हाँ, सब अभी जो अर्थतज्ञ बैठे हैं उनको मैं एक ध्यान देना चाहता हूँ। लास्टली इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये किसी ने आज तक नहीं उठाया था, वह मैं आपको बताता हूँ कि 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स है। एक तो है कृषि औद्योगिक उत्पादन,
जैसा है स्कूटर है, फ्रिज है, पेट्रोल है, गैस है, कपड़े, सोने हैं। दूसरा है सेवा क्षेत्र, उसमें आरोग्य है, प्रवास है, शिक्षण है, बांधकाम है, कंस्ट्रक्शन और होटल्स है। तीसरा है प्रक्रिया उद्योग, उसमें जो है मसाले यानी ये जो पैकेट फूड्स जो बोलते हैं ना, जैसा अपना तो बटाटा रहता है लेकिन वेपर्स फॉर एग्जांपल, मिठाई है, जूस है। तो ये 3 कैटेगरी के जो प्राइसेस जितने बड़े हैं नए 78 से लेके उतने कंपैरिजन में अपने जो रॉ मटेरियल के प्राइस बड़े नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत बार एग्जांपल देते समय बोलते हैं बहुत बार, लेकिन दैट इज अ परसेप्शन। तो मैं स्टैटिस्टिकल डाटा निकल रहा हूँ, परसेप्शन में हम हमेशा बोलते हैं, पोरे साहब भी बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल 1980 में क्या सिचुएशन था, मैं फिर से दोहराता हूँ, 1 क्विंटल कापूस बेचा तो 10 ग्राम सोना आता था, और अभी आपको 20 क्विंटल कापूस बेचना पड़ेगा उतना लाने के लिए। दूसरा हम बोलते थे, हम दूध आंदोलन भी करते हैं बहुत बार, तो दूध का रेट तो 25-18 तक गया था नीचे। तब हम बात कर रहे थे कि 1980 में जब 1 लीटर दूध बेचता था गाय का, तब 1 लीटर डीजल आता था। जब भैंस का 1 लीटर दूध बेचता था तो 1 लीटर ये पेट्रोल आता था, और आज तो पेट्रोल 103 हो गया है। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि महंगाई का जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, और इधर तो हमारे निविष्ठा तो बढ़ गए, सब खत के बढ़ गए, मजदूरी के बढ़ गए प्रचंड बाधात में। अभी पोरे साहब जिस पे हमेशा फोकस करते हैं कि किसानों की लूट कैसी होती है, तो मैंने ये तुम्हारा OECD डाटा सर्च किया था, वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वो ऑथेंटिफाइड डाटा है, हमारा डाटा पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो ऑथेंटिफाइड डाटा है। उसने लिखा था 2000 से लेकर 2025 तक किसानों का जो लूट हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट बैन और ये तुम्हारा अनुदान के वजह से, तो 110 लाख कोटी का तोटा किसानों को हुआ है, 110 लाख कोटी, ठीक है। और मैं जो बताया आपको महंगाई निर्देशांक प्रमाण, इसके हिसाब से होने वाली लूट तो वो OECD ने भी कंसिडर नहीं किया, वो किया तो फिर वो तो आंकड़ा तो 0 बहुत जाएगा आगे। और उसने ये भी बताया है OECD ने, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने लिए क्योंकि कर्ज माफी का अपना मेन सेंट्रलाइज थीम है अपना, कि उसने लिखा है कि संस्थात्मक कर्ज वितरण जो हुआ था 2013-14 में 7.3 लाख कोटी हुआ था, और उसमें 349% राइज हो गया, यानी कितना हो गया 2023-24 में 25.48 लाख कोटी रुपए बढ़ गया। और ये डाटा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है, और उनको लगा कि मैं अभिमान से बोल रहा हूँ कि पहले किसानों को इतना ही लाख मिलता था, अभी मैंने 25 लाख कोटी दिया, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन ये मूर्खों को मालूम नहीं है कि ये इसका निर्देशक है ये कि किसान का आमदनी कम हो गया है, इसलिए वो कर्जा लेना पड़ रहा है उसको, वो उनको पता नहीं, उनका ही डाटा उन्होंने ऐसा करके उतना डिए किया है। अभी कमिंग टू द पॉइंट्स जो है, अपने मांग क्या होना चाहिए। एक तो भावांतर योजना के बारे में मैंने बताया, और ये कृषि मूल्य का जो भाव ठहराने का स्वायत्तता जो है अधिकार, वो हर एक राज्य को दो। वो उस पर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वाद विवाद होकर कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और इम्पोर्टेंट आवश्यक वस्तु कायदा रिलीज करो। जब हाथ धो रहा था उधर मैं खाना खाने के बाद, पोरे साहब का एक बैनर था, आवश्यक वस्तु कायदे के वजह से 61 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है, ऐसा 000 आपने पढ़ा के नहीं मालूम नहीं। तो आवश्यक वस्तु कायदा, वहाँ सिर्फ जीवनावश्यक लिखा है, एक्चुअली वो आवश्यक वस्तु है। तो ये आवश्यक वस्तु कायदे के वजह से उसका भी ऊपर आधे घंटे का लेक्चर हो सकता है अपना। स्वामीनाथन का तो मैंने बताया, और जापान, अमेरिका, चीन जैसा। और ये बताने की बात ये है सर कि ग्राहकों का मर्जी संभालने के लिए और इंडस्ट्री का मर्जी संभालने के लिए किसानों का भाव कम करना, ये जो प्रॉब्लम है अपना नहीं है, वो जागतिक प्रॉब्लम है, ये जागतिक प्रॉब्लम है ये। तो लेकिन उधर का किसान आत्महत्या क्यों नहीं करता है, क्योंकि उधर वो बहुत अनुदान देते हैं। चीन, जापान और इसका स्टैटिस्टिक्स निकालो अमेरिका का, उनको बहुत सारा अनुदान मिलता है। अपने इधर 2000 ऐसा देते हैं वो डंका पीट के। और ये भ्रष्टाचार जो है उसमें ये करो। हाँ, केरल राज्य ने क्या किया था 2-3 साल पहले कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे MSP डिक्लेयर किया था, और उसने एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला, उसके 20% करके उसने इम्प्लीमेंट किया। तो अपने में से कोई स्टडी करके वो भी स्टडी करेंगे उनका GR क्या है,
और वैसे भी हम मांग कर सकते हैं कि वो भी क्योंकि वो जो स्मॉल होल्डिंग वाले हैं उनका धंधा पूरा वेजिटेबल पे रहता है, क्योंकि उसको डेली उत्पन्न चाहिए रहता है, इसलिए वो है। और मिल्क को भी FRP का कवच जो ये भी मांग की थी हमने, और जब तक मैंने मूल्य वृद्धि पे नफा कीजिए, और आधारभूत वर्ष 2004-5 पकड़ के महंगाई निर्देशांक के हिसाब से शेतमाल का भाव डिसाइड करना चाहिए और शेतकरी के कर्ज माफी हो। अभी ये मेरा हो गया, लेकिन ये जो लोग भूलते हैं कि इसका ही करेंगे उसका ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे वैसा ही करेंगे, इसका नहीं करेंगे उसका नहीं करेंगे, सिर्फ पिक खर्च का करेंगे और पाइपलाइन का नहीं करेंगे, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया डेवलपमेंट करने के लिए उसका नहीं करेंगे। लेकिन अपनी मांग है कि पूरा कर्ज माफी होना चाहिए। देयर इज़ नो निकश कि इसका एक भाई सैलरी इसमें पड़ता है इसलिए उसको नहीं चाहिए। ये नहीं है कि ये उपकार कर रहे, ये जो लूट हुई हमारी उसका परतावा कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो हर एक का रिटर्न तो इक्वली है ना। क्या ऐसा थोड़ी है कि भैया ये अलग अलग है। तो मैं फिर से पोरे साहब का धन्यवाद देता हूँ मेरे विचार ये करने का। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पर बहुत वाद विवाद होना चाहिए। बहुत सारे संगठनाएं वो स्वामीनाथन का विरोध करते हैं, बहुत सारे संगठनाएं जो ये स्वतंत्र सिर्फ जो बोलते हैं और बाकी कुछ नहीं चाहिए ऐसे भी बोलते, तो इसके चर्चा मंथन होकर उसमें से अमृत निकलना जरूरी है किसानों के लिए। धन्यवाद।